हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंसियर साइंस। सो कल हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे द सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था पेरेंट से टू डॉटर, फिर उसके बाद आगे प्रोजेनी इंक्रीज़ करती है और कुछ प्रोसेसेस सेल डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ। एक बार उसका रिकैप आप लोग देख लीजिए। ह्यूमन सेल का जो डिवाइड होने का सेल साइकिल का टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वो 24 आवर्स है। ईस्ट का 90 मिनट्स है। यहाँ पे मैंने समझाया था कि डीएनए डबल हो जाता है सिंथेसिस फेज में, लेकिन क्रोमोसोम सेम रहता है। और एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था कि डीएनए अगर G1 फेज में 4C है तो एस फेज में कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताना था। आई विश आप लोगों ने किया होगा। देखो, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 8C, क्योंकि सिंथेसिस फेज में ये डबल हो जाएगा जस्ट। ठीक है। लेकिन अगर यही हमको क्रोमोसोम पूछता कि अगर G1 फेज में क्रोमोसोम 4N है तो एस फेज में क्या होगा, तो वो नहीं चेंज होगा, 4N ही रहेगा। ठीक है। अब आज से हम लोग को एम फेज पढ़ना था, तो एम फेज पढ़ लेते हैं। एम फेज मीन्स माइटोटिक फेज. This is the most dramatic period of the cell cycle, involving a major reorganization of virtually all components of the cell. देखो, ये पहला वर्ड मोस्ट ड्रामेटिक। अगर पूछा जाए विच इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, तो वहाँ हमें बताना होगा माइटोटिक फेज इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, है ना। ये पूरा हो जाओ, एम भी हो जाओ। एम नहीं हो रहा, ये पूरा ही ले लिया। ये हटेगा, ठीक है। इन्वॉल्विंग अ मेजर रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, यानी कि सारे जो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड इसलिए कह रहा है क्योंकि जो हमारा मेन प्रोसेस है वो हमारा माइटोटिक फेज में ही होता है। यानी जो मेजर चेंजेस हैं वो हमारे माइटोटिक फेज में होंगे। सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे सब मेजर चेंजेस दिखाएंगे। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो पेरेंट और प्रोजेनी में सेम होंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीज़न, इसीलिए इसे हम इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। एक तो कुछ भी लिखने की कोशिश करो तो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। इक्वेशनल डिवीज़न कहने का मतलब, पहले देखो डीएनए क्या है। अगर डीएनए 2C रहता है तो वो एस फेज भी सिंथेसिस होकर डबल हो जाता है, 4C हो जाता है ना। लेकिन क्रोमोसोम के साथ ऐसा नहीं होता है। क्रोमोसोम अगर 2N है तो वो 2N ही रहेगा एस फेज में। इसीलिए कह रहा है कि पेरेंट और प्रोजनी में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो दोनों में ही सेम रहेगा। इक्वेशनल डिवीज़न है ये। मतलब अगर ये हमारा पेरेंट है, ये हमारा पेरेंट अगर है, शॉर्ट में देख लो PAR पेरेंट, अगर इसमें 2N है तो प्रोजनी में भी सेम 2N रहेगा। प्रोजनी में भी क्या रहेगा, सेम 2N ही रहेगा प्रोजनी में भी। प्रोजनी समझ जाओ आप लोग, जी ये प्रोजनी है, इसमें भी 2N रहेगा। माउस से सही से लिखते ही नहीं बनता है। तो पेरेंट और प्रोजनी में क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहे हैं। इसको याद रखना, आप लोग ये क्रोमोसोम की बात हो रही है, यहाँ डीएनए की बात नहीं हो रही है। क्योंकि डीएनए जो है वो सिंथेसिस फेज में चेंज होता है। Though the convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division. तो माइटोसिस में जो है उसके न्यूक्लियर डिवीज़न के 4 स्टेजेस होते हैं। मैंने आपको उसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब न्यूक्लियर डिवीज़न होता है तो कार्योकाइनेसिस कहते हैं, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है तो साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीज़न इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस and very clear cut lines cannot be drawn between various stages.
ये हमें समझना चाहिए। देखो जितने यहाँ पे फेजेज है, चाहे वो प्रोफेज हो, मेटाफेज हो, एनाफेज हो, टीलोफेज हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब एक कंटिन्यूस प्रोसेस। यानी प्रोफेज के ख़त्म होते ही हमारा एनाफेज स्टार्ट हो जाएगा, मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा, मेटाफेज के ख़त्म होती है एनाफेज स्टार्ट हो जाएगा, एनाफेज की ख़त्म होती है टीलोफेज स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा इसमें। इसीलिए जो है इन सब के बीच में हम कोई क्लियर कट लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते कि बस यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा प्रोफेज है, यहाँ से यहाँ तक ही हमारा जो है मेटाफेज। ये कंटिन्यूसली चल रहा है ये प्रोसेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। इसीलिए यहाँ पे कोई क्लियर कट हम लोग लाइन यहाँ नहीं ड्रॉ कर सकते कि बस यहाँ से यहाँ तक ही है ये वाला प्रोसेस। कारियोकाइनेसिस इन्वॉल्व 4 स्टेजेस। न्यूक्लियर डिवीजन जो है 4 स्टेजेस इन्वॉल्व है। इसमें क्या क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फर्स्ट फेज जो इसका है वो है प्रोफेज। प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट फेज। पहली बात तो ये फर्स्ट फेज है प्रोफेज। कारियोकाइनेसिस, फर्स्ट फेज ऑफ द कारियोकाइनेसिस। कारियोकाइनेसिस की जो फर्स्ट फेज है वो क्या है, वो हमारी मेटाफेज है। प्रोफेज की फर्स्ट फेज हमारा है कारियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज है। माइटोसिस फॉलोज द SN-G2 phase of interphase. In the SN-G2 phase, the new DNA molecule formed are not distant but intertwined. देखो ऊपर चलते हैं उस वाले डायग्राम पे। जो हमारा एम फेज से ये S और G2 फेज से होते हुए जाता है। तो इस फेज़ में क्या है, इस फेज़ में हमारा जो क्रोमोज़ोम है वो पूरी तरह से डिस्टेंट नहीं है, ठीक है, एक दूसरे में इंटरवाइंड है, अभी भी इंटरवाइंड है। कहाँ गया, प्रोफेज in the SN-G2 phase the new DNA molecules formed are not distant but intertwined. S फेज में हमारा DNA है ना, जो सिंथेसिस फेज में डबल हो जाता है। तो जो DNA यहाँ पे है वही ये कह रहा है कि वो DNA के मॉलिक्यूल्स डिस्टेंट नहीं होते बल्कि इंटरवाइंड, यानी कि अलग अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे में इंटरवाइंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। यानी कि जो क्रोमोसोम के जो प्रोफेज तब स्टार्ट होता है जब हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंडेंस होने लगता है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होने का क्या मतलब है, जैसे कि ये मान लो एक सेल है, तो इसमें इस तरह से हमारा DNA पूरा ये ऐसे ऐसे पूरा इंटरवाइंड है। लेकिन जब ये जाएगा हमारा प्रोफेज में, तो प्रोफेज में ये कुछ इस तरह से ऐसे कंडेंस होने लगेगा, ऐसे ये क्रोमोसोम की तरह इस तरह कुछ कंडेंस होने लगेगा, है ना। कंडेंसेशन होने लगता है क्रोमोसोमल मटेरियल का। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो यहाँ पे ये जो पूरे टैंगल्ड हुए हैं यहाँ से ये सुलझ जाते हैं, कुछ अनटैंगल्ड यानी कि सुलझ जाते हैं। कौन से प्रोसेस में, जब क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है। द सेंट्रोसोम which had undergone duplication during S phase of interphase now began to move toward opposite poles of the cell। देखो S फेज में हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा था कि S फेज में हमारा पहला तो DNA का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा सेंट्रियोल जो है वो डबल हो जाता है। क्या होता है, पहला DNA का डुप्लीकेशन होता है और दूसरा हमारा जो है वो सेंट्रियोल डबल हो जाता है। सेंट्रियोल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये जो सेंट्रियोल जो हमारा एस फेज में डबल हुआ था, ये अब जो है अपोजिट पोल्स पे चला जाएगा। यानी कि अगर एस फेज में हमारा, समझ लीजिए हमारा एस फेज चल रहा है, एस फेज, और ये हमारा प्रो फेज चल रहा है, प्रो फेज, ठीक है, PRO से समझ लो, ये प्रो फेज है, समझ लो। यहाँ पे हमारा पहले चीज़ तो DNA अनटैंगल्ड था, लेकिन प्रो फेज स्टार्ट होते ही वो कंडेंस होके इस तरह से अनटैंगल्ड होने लगा। और एस फेज में क्या होगा, एस फेज में जो हमारा ये सेंट्रियोल है, जैसे ये हमारा सेंट्रियोल है तो ये डबल हो गया, एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल बन गया, ठीक है।
ये एक सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल से हमारा ये 2 सेंट्रियोल बन गया था एस फेज में ही। लेकिन अभी ये पास पास में, लेकिन जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होगा ये अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। अपोजिट पोल्स यानी पर एक पोल इसका ये है और ऊपर एक सेकेंड पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपने पढ़ा होगा, तो अलग अलग पोल्स पे चले जाएंगे। The centrosome, which had undergone duplication during the S phase interphase, now began to move towards opposite poles of the cell. ठीक है। The completion of prophase can thus be marked by the following characteristic events. किस तरह जब प्रोफेज कंप्लीट हो जाता है तो ये कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता चलेगा कि प्रोफेज कंप्लीट हो चुका है। तो देखो, पहला है क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोमल मटेरियल है यहाँ पे वो कंडेंस हो जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, क्रोमोसोम फॉर्म कर लेगा। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं अटैच टुगेदर एट अ सेंट्रोमियर, जो कि सेंट्रोमियर से एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ठीक है। ये हमारा पहला क्रोमेटिड है। ये एक क्रोमेटिड हो गया। ठीक, जो मैंने ब्लू से किया है, और ये आपका एक क्रोमेटिड हो गया जो ग्रीन से किया इधर वाला। ठीक, और बीच में हमारा रहता है सेंट्रोमियर। यहाँ पे ये हाइलाइटर है ना, इसलिए हो नहीं रहा है। बीच में हमारा सेंट्रोमियर रहता है। इसमें तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कल से इसको हम जो है MS पावर पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बहुत प्रॉब्लम आती है, हो नहीं पाता है कुछ सही से। बीच में मुझे रेड कलर का ऐसे डॉट बनाना था यहाँ पे, जिससे ये हम लोग इंडिकेट करते कि ये हमारे यहाँ पे सेंट्रोमियर है। ये ले ही नहीं रहा है। कल से इसको पक्का MS पावर पॉइंट पे स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा समझ लो बीच में सेंट्रोमियर रहता है, जहाँ से हमारे ये एक क्रोमेटिड हो गया और ये हमारा दूसरा क्रोमेटिड जो ग्रीन से बना है। ये दोनों क्रोमेटिड बीच में जो है सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। यहाँ बीच में सेंट्रोमियर रहता है। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी composed ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम्स जो हैं देखा जाता है कि इसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं जो बीच में एक सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। क्रोमोसोम which had undergone duplication during interphase began to move towards opposite pole. Oh sorry, not chromosome, here it is centrosome. सेंट्रोजोम या जो भी हमने सेंट्रियोल की बात की जो यहाँ पे डबल हुआ था, ये अब अपोजिट पोल्स पे जाने लगते हैं, वही कह रहा है। ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स। ठीक है। तो ये जो ईच सेंट्रोजोम यानी ये दोनों जो अलग अलग जो सेंट्रोजोम अलग अलग पोल्स पे चले गए हैं, हर एक सेंट्रोजोम जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट करेंगे। इनमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेगा। कैसे बनाएं इसे, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी ऐसे साइड साइड से ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं इसमें दोनों साइड, जिसे हम एस्टर कहेंगे। एस्टर क्या होता है, अभी कोई पूछे तो एस्टर क्या होता है तो क्या आंसर देंगे। एस्टर जो है सेंट्रोजोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल्स इज इक्वल टू एस्टर्स। ये आप लोग कॉपी में अपने लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ आप लोग लिख लीजिए। सेंट्रोजोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल इज इक्वल टू एस्टर्स। ठीक है। द टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक अपैरेटस। एक मिनट, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं था। देखो ईच सेंट्रोजोम जो है हर एक सेंट्रोजोम रेडिएट आउट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, जिसे हम एस्टर कहते हैं। माय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे जो दोनों एस्टर है, यहाँ पे ऐसे था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था नीट का। ठीक है।
इसीलिए मेरे माइंड में था। द टू एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक अपैरेटस। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि माइटोटिक अपैरेटस में क्या क्या होता है। ठीक है, क्या था, माइटोटिक अपैरेटस में क्या क्या होता है। तो माइटोटिक अपैरेटस में होता है टू एस्टर्स प्लस वन वन नहीं, टू एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर। तो उसमें इस तरह से दिया था ऑप्शन, टू एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर, वन एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर, थ्री एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर, या फिर विदाउट स्पिंडल फाइबर, है ना। तो उसका आंसर क्या जाएगा, उसका आंसर जाएगा टू एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर इज इक्वल टू माइटोटिक अपैरेटस। ठीक, इसको लिखना था आपको कि टू एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर इज इक्वल टू माइटोटिक अपैरेटस। नेक्स्ट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं टू एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर्स इज इक्वल टू माइटोटिक अपैरेटस। ठीक है, इसको लिख लेना। नेक्स्ट, cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope। मतलब जब प्रोफेज का एंड आ जाता है, एंड जब प्रोफेज, देखो ये अर्ली प्रोफेज है, इसमें धीरे धीरे कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, कंडेंस हो रहा है क्रोमेटिन। यहाँ पे देखो किस तरह से पूरा टैंगल्ड है, दिख ही नहीं रहा है कौन सा इसका एक पार्ट, मतलब इसके क्रोमेटिन दो अलग अलग क्रोमेटिन होते हैं ना, दोनों क्रोमेटिन इसमें दोनों तो मिक्स्ड हैं, दिख ही नहीं रहा है इसमें क्रोमेटिन। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दो अलग अलग है ना, वन टू, दोनों अलग अलग हैं, दो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पूरे ऐसे टैंगल्ड है एक दूसरे में, लेकिन यहाँ पे दोनों अनटैंगल, यानी दोनों अलग अलग हो गए हैं। ठीक, और क्या है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाला था, ये डो नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी प्रोफेज में डिसअपियर हो जाती हैं, नहीं दिखती हमें। ठीक, मेटाफेज। अब मेटाफेज क्या है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस। यानी कि माइटोसिस का सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है। ये हम किस चीज़ से पता चलेगा, ये हमें तब पता चलेगा जब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे और हमें कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, यानी कि न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुका हो, तो हमें पता चल जाएगा कि जो है माइटोसिस का सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है। हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो क्रोमोसोम्स है वो स्प्रेड होते हैं सेल में, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कम्प्लीटेड। जो हमारा कंडेंसेशन हो रहा था क्रोमोसोम का प्रोफेज में, वो यहाँ तक आने में, मतलब यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है मेटाफेज में आने तक। और फिर उसके बाद एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली, और अब यह इसे हम क्लियरली देख भी सकते हैं। ठीक, कंडेंसेशन जो हमारा प्रोफेज में हो रहा था वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और इसे हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। अब ये वो स्टेज होता है जहाँ पर हम क्रोमोसोम जो है उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा फेज़ है जिसमें हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो वो है मेटाफेज। मेटाफेज में वी स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इजीली। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम is made up of two sister chromatids which are held together by a centromere। यही मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही थी कि ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं आपस में, जो कि बीच में एक सेंट्रोमियर से हेल्ड है। ठीक है, बीच में सेंट्रोमियर होता है। एट दिस स्टेज यहाँ पे बना होगा, देखो ये है, ये पूरा एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, और बीच में सेंट्रोमियर है। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। दो सिस्टर क्रोमेटिड बन जाता है मेटाफेज में, और जो है एक सेंट्रोमियर से दोनों हेल्ड होते हैं, और ये क्लियरली हमें विजिबल होता है इस फेज में।
स्मॉल डिश शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। यहाँ पे ये जो हमारा सेंट्रोमियर होता है इसके साइड साइड में जो है डिस्क जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। देखो ये बीच में हमारा सेंट्रोमियर है, लेकिन ये जो साइड साइड में दिख रहा है ये वाइट वाला और ये वाइट दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारे काइनेटोकोर्स होते हैं। इन काइनेटोकोर्स का क्या काम होता है देखो अभी आगे है। काइनेटोकोर्स यहाँ स्मॉल डिश शेप्ड स्ट्रक्चर जो हमारे सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं उसे हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये साइट ऑफ अटैचमेंट है किसके लिए, स्पिंडल फाइबर। माने कि जो स्पिंडल फाइबर हमारे निकल रहे थे, किससे निकल रहे थे स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल से, या जो सेंट्रोजोम था हमारा उसमें से जो भी स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे थे वो कहाँ जाके अटैच होंगे, वो जाके इसी काइनेटोकोर से अटैच होंगे। ठीक है, इसी काइनेटोकोर से हमारा जाके अटैच होंगे। These formed by the spindle fibers to the chromosomes that are moved into position at the center of the cell। अब इससे क्या होगा, जो क्रोमोसोम हमारा इधर उधर भटक रहा था वो अब देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, ये एकदम नीचे है, ये थोड़ा और ऊपर है, तो ये इधर उधर है। लेकिन जब ये काइनेटो स्पिंडल फाइबर जिसमें से निकल रहा है ये हमारा सेंट्रियोल है या सेंट्रोजोम है, जहाँ से स्पिंडल फाइबर ये देखो ऐसे ऐसे निकल रहा है ना, स्पिंडल फाइबर निकल रहा है, ये हमारा काइनेटोकोर से जाके ये देखो ये जुड़ा हुआ है। तो ये काइनेटोकोर से जाके जुड़ जाएगा जिसकी वजह से ये जो हमारे क्रोमोसोम से ये एक अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर पे आके। द मेटाफेज मूव इन द पोजिशन सेंटर में आ गए। हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। तो हम मेटाफेज को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, ये वो फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स हमारे जो हैं वो इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, so metaphase is a phase where the chromosome come and lie at the equator, जहाँ पे जो है with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from opposite pole। मतलब देखो समझो क्या कह रहा है ये लाइन, ये लाइन ये कह रहा है कि देखो ये इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम है ये पूरा, ठीक। इसमें ये पहला सिस्टर क्रोमेटिड अपने काइनेटोकोर से अपने साइड वाले सेंट्रोजोम से जुड़ा हुआ है, पहला लाइन ये कहा। और उसके बाद कहा और जो दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है वो अपने साइड के काइनेटोकोर से अपोजिट पोल वाले सेंट्रोजोम से अटैच्ड है, यही कह रहा है इस लाइन में, ठीक। Kinetochore to spindle fiber from opposite pole, ठीक है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर टू एज मेटाफेज प्लेट। जो इस तरह से अलाइनमेंट हो जाता है इक्वेटर पर क्रोमोसोम्स का, इस प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम को मेटाफेज में क्या कहेंगे हम, मेटाफेज प्लेट। दिस इज इसे कहा जा रहा है यहाँ पे मेटाफेज प्लेट। द की फीचर ऑफ मेटाफेज आर, कुछ की फीचर्स हैं मेटाफेज के, वो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होता है किससे, काइनेटोकोर से, किसके, क्रोमोसोम के, ठीक है। स्पिंडल फाइबर निकलता है हमारे सेंट्रोजोम से और अटैच हो जाता है जाकर के सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से, इतना याद रहना चाहिए आप लोग को। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज। क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर के थ्रू अटैच होकर के इक्वेटर पे अलाइन हो जाता है जिसे हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं, ठीक है। अपोजिट पोल से दोनों साइड की स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर्स अटैच हो जाते हैं। तो मेटाफेज में इतने था। मेटाफेज में क्या क्या हम लोगों ने देखा, पूरा डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, कैप एक बार ले लो, पूरा डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप का, जिससे पता चलता है कि सेकेंड फेज जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक। कंप्लीट यहाँ पे कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, माइक्रोस्कोप में हम इजीली विजिबल हो सकता है हमें, इसलिए हम उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ सकते हैं माइक्रोस्कोप में। और तीसरी चीज़ यहाँ पे स्मॉल डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है सिस्टर क्रोमेटिड पे जिसे हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये साइट ऑफ अलाइनमेंट होता है स्पिंडल फाइबर्स के लिए। अलग अलग अपोजिट पोल्स के स्पिंडल फाइबर अपने अपने पोल्स के जो सेंट्रोजोम है उससे अटैच होते हैं और लास्ट में जो है जिसकी वजह से अटैच होने की वजह से सारे क्रोमोसोम सेंटर पे आ जाते हैं और एक मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब हम लोग थर्ड फेज में आते हैं।
थर्ड फेज क्या है हमारा? एनाफेज। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज के स्टार्ट होते ही ईच क्रोमोसोम अरेंज एट मेटाफेज प्लेट इज split simultaneously and the two daughter chromatids now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei begin their migration towards the opposite two poles। देखो आराम आराम से एक एक लाइन का मतलब समझो। ईच क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम अरेंज थे हमारे मेटाफेज प्लेट पे, वो स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, स्प्लिट यानी अलग हो जाते हैं। द टू जितने भी मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से स्प्लिट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे एक साथ साइमल्टेनियसली। द टू डॉटर क्रोमेटिड्स, अब जी ये दोनों, इसमें देखो ये पूरा तो क्रोमोसोम है बट इसमें जो अगर एक की बात करेंगे तो ये एक क्रोमेटिड है, ये वाला भी एक क्रोमेटिड है। ठीक, तो ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो दोनों डॉटर क्रोमेटिड कहलाएंगे। नाउ रिफर टू एज डॉटर क्रोमेटिड ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, यानी अब जो आगे फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी ये उनके लिए क्या है? उनके लिए ये डॉटर क्रोमोसोम जो है फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। बिगन देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, अब ये दोनों स्प्लिट होकर अपने अपने पोल्स की तरफ जाएंगे। एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेन, और इस तरह से दोनों क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लेट से जो है दूर जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, नॉट फ्रॉम द पोल, इट डज नॉट मूव फ्रॉम द पोल, it moves away from the equatorial plate। ठीक, the centromere of each chromosome remain directed towards the pole, जो सेंट्रोमियर होता है हर एक क्रोमोसोम का वो पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है। एंड हैंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। दस ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल, यानी ये जो सेंट्रोमियर है देखो इस तरह से डायरेक्टेड रहता है। ये जो सेंट्रोमियर है ये पोल की तरफ डायरेक्टेड रहता है। ठीक है, और लेकिन ये जो इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स का ये जो है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये लीडिंग एज की तरफ रहता है, नीचे की साइड रहता है। और ये जो इसका सेंट्रोमियर है ये हमारा पोल की तरफ मुँह रहता है इसका। ठीक है, ये डायरेक्टेड किधर रहता है? किधर डायरेक्टेड रहता है? ये पोल की साइड डायरेक्टेड रहता है। लेकिन इसका जो लीडिंग एज है ये अपोजिट, इससे अपोजिट, यानी कि अगर ये पोल इस तरफ, इसका सेंट्रोमियर नीचे ऊपर दोनों तरफ ये पोल की तरफ डायरेक्टेड रहता है, लेकिन ये सेंट्रोमियर लीडिंग एज पे रहता है। विद द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, यानी कि ये पीछे रहता है और सेंट्रोमियर पोल की तरफ डायरेक्टेड रहता है। दस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स, जैसे कुछ की इवेंट्स थे हमारे मेटाफेज में, क्या क्या थे रिकॉल करने की कोशिश करो। एक मेटाफेज प्लेट बनाता था, ये की इवेंट था, और दूसरा की इवेंट क्या था? दूसरा की इवेंट याद करो, दूसरा की इवेंट क्या था? एक तो मेटाफेजिक प्लेट बनाता था और दूसरा अलाइन होता था और ये देखो अटैच होता था क्रोमोसोम से, बस यही चीज़ है। सेंट्रोमियर स्प्लिट, अब इसमें क्या होता है, इसमें मेन आपको याद होना चाहिए कि एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। मेटाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर हमारा मेटाफेज प्लेट पे आता है, और हमारा प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम हमारा कंडेंस होता है। ठीक है, ठीक, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। अब ये जो देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो ये दोनों जो है, ये इधर वाला क्रोमेटिड अपने तरफ चला गया और इधर वाला क्रोमेटिड अपने साइड चला गया। देखो यहाँ जो ये वाली लाइन कह रही था कि जो सेंट्रोमियर है हर एक क्रोमोसोम का वो डायरेक्टेड रहेगा पोल की तरफ, लेकिन उसके जो आर्म्स रहेंगे वो लीडिंग एज पर रहेंगे। लीडिंग एज क्या, देखो ये जो सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर देखो ये पोल की तरफ है और बाकी इसके जो आर्म्स है ये नीचे बिहाइंड है, पीछे हैं लीडिंग एज पे। वैसे ही इस वाले पोल पर भी देखो, जो यहाँ पे सेंट्रोमियर है ये पोल की तरफ है, लेकिन जो आर्म्स हैं ये लीडिंग एज पे बिहाइंड है, पीछे हैं। ठीक है, यही समझाने की कोशिश कर रहा था इस लाइन में। नेक्स्ट, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट हो जाता है बीच से और अलग अलग क्रोमेटिड अलग अलग पोल पे चले जाते हैं। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, वही लिखा है। ठीक, अब हमारा फोर्थ फेज जो है माइटोटिक फेज का, जो फोर्थ फेज है वो हमारा है टीलोफेज। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द कार्योकाइनेसिस, अभी हमारा फाइनल स्टेज है कार्योकाइनेसिस का जिसे हम कहेंगे टीलोफेज।
The chromosome that have reached their respective poles decondense and lose their individuality. यानी अब ये जो अलग अलग पोल्स पे हमारे क्रोमेटिड्स पहुंच चुके हैं, अभी तक क्या हो रहा था, प्रोफेज में कंडेंसेशन हो रहा था, कंडेंस हो रहा था, मगर यहाँ टीलोफेज में क्या होगा, डीकंडेंस होगा, यानी दोबारा से ये डीकंडेंस हो जाएगा। इस तरह से इसकी इंडिविजुअलिटी जो है नहीं रहेगी। इंडिविजुअलिटी कहने का क्या मतलब, ये जो अलग 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 दिख रहे हैं क्रोमेटिड्स, ये हमें नहीं दिखेंगे, सब यहाँ मिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये अपनी इंडिविजुअलिटी खो चुके हैं, ठीक है। तो इनकी इंडिविजुअलिटी यहाँ लूज हो जाएगी और ये अलग अलग पोल्स पे डिकंडेंस हो जाएंगे। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स। क्या है, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम अब नहीं दिखेंगे हमें, ठीक है, और जो हर एक सेट है क्रोमेटिन मटेरियल का वो अलग अलग पोल्स पे इकट्ठा हो जाएगा। दिस इज अ स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स। इसके भी कुछ की इवेंट्स हैं। क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स। क्रोमोसोम का जो क्लस्टर है वो अलग अलग स्पिंडल पोल्स पे जो है इकट्ठा हो जाएगा। एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट, उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स। अभी तक देखो हमारा मेटाफेज में जो है पूरे तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप जो है क्या होता था, पूरा न्यूक्लियर एनवेलप जब तक डिसअपियर नहीं जाता था तब हम समझते थे कि हाँ हमारा मेटाफेज स्टार्ट हो गया, लेकिन टीलोफेज में ये फिर से रीअपियर हो जाएगा, फिर से डेवलप कर जाएगा। अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, क्रोमोसोम के क्लस्टर के आसपास फिर से न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा। एट ईच पोल, दोनों पोल पे फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई हमारे बन गए। न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीनों ही चीज़ जो हमारे क्या हुए थे, डिसअपियर हो गए थे। कहाँ डिसअपियर हुए थे, प्रोफेज में। ये हमारे सब प्रोफेज में डिसअपियर हो चुके थे, लेकिन अब ये फिर से रीअपियर हो जाएंगे। कहाँ पे, टीलोफेज में सब फिर से रीअपियर हो जाएंगे। तो ये थे चारों फेजेस। एक बार डायग्राम से समझा देते हैं। देखो यहाँ पे टैंगल्ड फॉर्म में है, ठीक है। अर्ली प्रोफेज यहाँ से अनटैंगल्ड होंगे, कंडेंस होगा, न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ से जो है हमारा डिसअपियर होने लगेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें डिसअपियर होने लगेंगी और क्रोमोसोम हमारा कंडेंस होने लगेगा। उसके बाद जो है सेंट्रोजोम से जो भी हमारे स्पिंडल फाइबर्स निकले वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। काइनेटोकोर से अटैच होने के बाद ये एक सेंटर में आ जाएंगे और क्रोमोसोम सारे बीच में अलाइन होकर मेटाफेजिक प्लेट बना लेंगे। नेक्स्ट डायग्राम में क्या है, उसके बाद एनाफेज में सब स्प्लिट हो जाएंगे दोनों क्रोमेटिड्स और इसकी जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ रहेगा और जो इसके आर्म्स रहेंगे वो पीछे लीडिंग एज पे रहेगा, ठीक। नेक्स्ट एनाफेज के बाद हमारा है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, ये अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देगा, फिर से न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा, फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और गोल्गी apparatus आपका बन जाएगा। तो यहाँ तक हो गया पूरा टीलोफेज, ठीक। अब इसके आगे साइटोकाइनेसिस। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये पूरा काइरोकाइनेसिस के 4 बेसिस थे, जहाँ पे हमारा न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो रहा था। अब हमारा साइटोकाइनेसिस होगा जहाँ पे हमारे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ साइटोकाइनेसिस माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei। माइटोसिस में सिर्फ सेग्रीगेशन, सिर्फ क्रोमोसोम की डॉटर न्यूक्लियाई का ही सेग्रीगेशन है। मीन्स कहने का साफ साफ कि काइरोकाइनेसिस से नहीं होता, बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। यहाँ तक कि जो सेल है वो भी अलग अलग डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के सेपरेशन से, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। एट द एंड ऑफ विच ऑल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड, जिसके होने के बाद जो है सारा सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो। एनिमल सेल पूछा जाता है कि फरो के थ्रू कौन से सेल में होता है, तो एनिमल सेल में ये फरो के थ्रू होता है, ठीक है। एनिमल सेल में फरो के थ्रू होगा। इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर साइड फरो की तरह बनाने लगेगी, तो वो एनिमल सेल में होता है। द फरो ग्रेजुअली डिपेंड्स, और धीरे धीरे जो हमारा फरो है वो ग्रेजुअली अंदर अंदर डीप होते जाता है। यहाँ फिगर दिया है कि नहीं, फिगर नहीं दिया होगा तो मैं नेक्स्ट वाले में आप लोग को दिखाऊंगी, इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आप लोग को शो कर दूंगी। अभी मैं समझा दे रही हूँ। वैसे यहाँ बहुत शोर हो रहा है तो मेरा समझाने का भी मन नहीं है, सोच रही थी यहाँ से छोड़ दूँ, साइटोकाइनेसिस से कल पढ़ाऊँगी। बट ठीक है, आधा पैराग्राफ हो गया है तो कर लेते हैं और कल एक बार फिर से इसका रिकैप दे देंगे।
तो एनिमल सेल में जो है फरो की तरह हो जाएगा, अंदर साइड डीप होते जाएगा वो फरो हमारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये फरो अपीयर होगा, तो ये फरो धीरे धीरे डीप होते जाएगा और अल्टीमेटली एक दूसरे में ज्वाइन कर जाएगा अंदर साइड, या अंदर की साइड ऐसे देखो ये फरो है ना, देखो अंदर की साइड ये जाएगा और धीरे धीरे बीच से अलग हो जाएगा, डीप होते जाएगा ये फरो, ठीक है। और ओ गॉड, द फरो डीप हो जाएगा तो ये बीच से जॉइन हो जाएगा धीरे धीरे। प्लांट सेल्स हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें इन एक्सटेंसिबल यानी उसको हम ज़्यादा, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइन, देखो ये एक्सटेंसिबल नहीं होता, इन एक्सटेंसिबल होता है, इसी वजह से ये इस तरह से डिवीज़न नहीं कर पाएगा फरो के थ्रू, इसलिए ये क्या बनाता है हमारा प्लांट सेल अलग तरीके से डिवीज़न करता है। प्लांट सेल हमारा वॉल फॉर्मेशन करता है, ऐसा ही अभी हो नहीं पाएगा, हम लोग इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे, बहुत शोर हो रहा है यहाँ से। इसको मैं फिर से पूरा ही पढ़ा दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे सिग्निफिकेंस और यहाँ से साइटोकाइनेसिस से, ठीक है। तो इसके आगे बता देंगे, कल थोड़ा सा रिकैप दे देंगे चारों फेजेस का, उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस ये सब बता देंगे। आज कोई होमवर्क नहीं है वैसे, बस होमवर्क यही है कि चारों फेजेस अच्छे से पढ़ लेना और सबकी की इवेंट्स ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। और ये डायग्राम एक बार अच्छे से आप लोग समझ लेना, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आंसर दे दूँगी। थैंक यू।